गर्मियों की चल रही थी छुट्टी और सुशीला निवास में आई हुई थी सुशीला की बेटी और नाती नातिन। बड़े देर कर दी बुआ जी इस बार आने में आपने। अब तो गर्मी की छुट्टियां लगभग खत्म होने को आ गई है। अरे नहीं निया, मैंने वेदर रिपोर्ट देख लिया था। अभी पूरा जून महीना समझ लो गर्मी ही पड़ने वाली है। जितने दिन गर्मी रहेगी उतने दिन हमारी छुट्टी एक्सटेंड होती रहेगी। तेरी छुट्टी एक्सटेंड होगी तो निया की भी तो होगी ना, जैसे तू अपनी नानी घर आई है। निया क्या अपनी गर्मी की छुट्टी में नानी घर नहीं जाएगी? बाहर चल रही थी सभी के बीच बातें और अंदर किचन में जिया सभी के लिए ठंडा ठंडा बेल का शरबत बना रही थी। अरे मामी, इन चीजों की क्या जरूरत थी? वैसे लगता है मामा आम बड़े कमजोर से ले आए। ये तो लाइट येलो कलर का आमरस हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा विवेक तो चीजों की खरीदारी में कतई पीछे नहीं है, नजर बड़ी पार की है उसकी। बचपन में हमारे नानी घर में आम लीची के पेड़ लगते थे, तो फल ऐसे कैसे ले आया वो? अब समझी, लगता है हम बिना बताए आगे, इसलिए भाभी ने आम रस में पानी मिला दिया ताकि किसी को कम न पड़ जाए। क्यों भाभी, यही बात है ना? हे भगवान दीदी, आपके दिमाग की तो मैं दाद देते देते थक जाऊंगी किसी दिन। ये बेल का शरबत है, आम का नहीं। गर्मी में आम भले सब खा लेते हैं, पर पेट को ठंडा तो बेल ही करती। आप सब अभी धूप से आए इसलिए मैंने बेल का शरबत बना दिया। जैसे तेरा मुंह बन गया ना शीला, वैसे मुंह मेरा भी बना रहता है। यहाँ बहू ना हमेशा ऐसी ही चीजें बनाया करती है। मेरा मन करता है मैं दम आलू खा लूं, पनीर वनीर खा लूं, पर ये बनाएगी अरबी की सब्जी, करेले की सब्जी, टिंडे तोरी की सब्जी। मेरी शिकायत करने के लिए पूरा दिन पड़ा है मम्मी जी आपके पास। जल्दी से शरबत खत्म कीजिए, उसके बाद दीदी और बच्चे जरा फ्रेश हो ले, दोपहर के खाने की तैयारी करूं मैं। दोपहर के खाने की तैयारी करने जिया किचन में जाती है और हाँ मम्मी, पनीर बटर मसाले की सब्जी, काजू वाले चावल और दम आलू के साथ फुलके बना रही हूँ। आज क्या बात हो गई मेरी बेटी, तो अपने मेनू से बिल्कुल बाहर आउट ऑफ द बॉक्स खाना बना रही है। अरे दीदी आ गई है ना मम्मी, अब पीछे से घर वो संभाल लेगी तो मैं आराम से आपके पास आ सकती हूँ। मम्मी जी अपनी बेटी के सामने बड़ी चुगली कर रही थी मेरी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पास आते आते इन सबको इनका मन का खाना खिला दूं। आज खाने में दम आलू, फुलके, चावल और पनीर की सब्जी खाकर सभी जिया के हाथों के स्वाद के कायल हो जाते हैं। लगता है सुबह के बाद को तूने दिल से लगा लिया बहू, जो आज दम आलू बना दिया। हाँ, मैंने सोचा जो खाना आपको पसंद है वही बना देती हूँ, क्योंकि फिर 15 दिनों के लिए मैं भी तो मम्मी के घर चली जाऊंगी छुट्टियां एंजॉय करने। मुझे नानी के घर नहीं जाना मम्मी, बुआ जी आई हुई है। महर और मैं प्रेम से बस इसी वक्त मिल पाती हूँ। अभी हम नानी के घर चले गए तो फिर अपने कजिन्स के साथ मैं वक्त नहीं बिता पाऊंगी। और अभी जाने के बाद बुआ जी सीधा राखी पर आती है, वो भी एक दिन के लिए। तुम चले जाओ मम्मी, मैं यहीं रुकूंगी बुआ के पास। और अगली सुबह विवेक 2 ट्रॉली लेकर दरवाजे पर निकलने के लिए तैयार था। जल्दी करो जिया, ट्रेन छुड़वा कर मानोगी क्या? जिया फटाफट आरती की थाली लेकर आती है और घर के सभी लोगों को टीका लगाती है, बड़ों का आशीर्वाद लेती है और घर पर सभी बच्चों के हाथों में पैसे रखती है। अब बड़ी अच्छी हो मम्मी, अब चली जाओगी तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। अरे पागल, जिस तरह तेरी मम्मी अपनी मम्मी से मिलने आई है, वैसे मुझे भी तो अपनी मम्मी से मिलने का मन करता है ना। और वैसे तुम बच्चों के लिए एक सरप्राइज किचन में छोड़कर जा रही हूँ मैं। चलो बाय। जिया के जाते ही तीनों बच्चे किचन में जाते हैं, जहां उन्हें मिलती है आलू मसाला मैगी। मैगी में आलू कौन डालता है? खाने से घिन नहीं करते प्रेम, तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लूंगी। मैंने देखा था मम्मी ने बड़ी मेहनत की थी। पहले मैगी को नूडल्स की तरह उबाला, उसके बाद आलू को फ्राई किया, फिर जाकर कुछ कुछ किया और ऐसे बनाया आलू मसाला मैगी। मुझे तो लगता है इसमें आलू मामी ने जरूर नानी की पसंद को ध्यान में रखकर डाला होगा। हमें ये मैगी उन्हें खिलानी चाहिए। आलू मसाला मैगी लेकर तीनों बच्चे सुशीला के कमरे में जाते हैं। अरे वाह, आज बच्चों ने मैगी बनाई है, ला ला भाई। बहू क्या गई, खाने में तो अलग अलग डिशेस मिलने लग गए मुझे। ये आलू वाली मसाला मैगी खाकर सुशीला को तो मजा ही आ जाता है। आलू जो मुझे इतने पसंद है, इस बात का बच्चा तुमने बिल्कुल ध्यान रखा है। बस एक चीज की कमी है, ऊपर से अगर जल जीरा पाउडर भी कोई छिड़क देता ना, तो फिर जो चटकारा आता, वाह भाई वाह। और उससे क्या आता ना, पेट साफ होने में दिक्कत नहीं होती। क्या मम्मी, तुम भी ना, लगता है भाभी ने तुम्हें नेनुआ तोरी इतने खिला दिए हैं कि तुम्हें आलू वाली मैगी भी अच्छी लग रही है।
और ना बताओ मैगी में कौन आलू डालता है, और भी तरीके हैं मैगी बनाने के। तुम बच्चों को मैगी खानी है ना तो मुझे बोलो, मैं बनाती हूँ। मैगी टेस्टी होनी चाहिए बुआ, इतनी टेस्टी कि मैंने जो नानी घर न जाने का डिसीजन लिया है ना मुझे उस पर खुशी हो। बस फिर क्या था, निया और बाकी बच्चों के लिए किचन में शीला मैगी बनाने के लिए जाती है। आजकल के बच्चे हैं, उनके लिए अलग तरह से मैगी बनानी होगी। शीला फ्रिज खोलती है और निकालती है विनेगर, सोया सॉस और शेजवान सॉस और 2 बड़े बड़े प्याज। प्याज को भूनकर सुनहरा कर लेती हूँ, उसके बाद सारे सॉस डाल दूंगी, केचप भी डाल दूंगी और फिर डालूंगी मैगी, फिर ऐड करूंगी पानी, फिर ऊपर से जाएगा मैगी मसाला, थोड़ा सा मैजिक मसाला भी डाल दूंगी। ये सही है। ला 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 ला। भाभी ने तो इन सबको सादा खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मैगी भी सिंपल ही बनाती होगी, पर अब नहीं, ऐसी चटपटी स्पाइसी मैगी बनाऊंगी कि मम्मी से लेकर विवेक तक सभी का मुंह इन 15 दिनों में चटपटा हो जाएगा। शीला सभी बच्चों के लिए मसालेदार शेजवान स्टाइल मैगी बनाकर लेकर आती है, जिसे सभी बच्चे चाट चाट कर खाते हैं। आज तो मानना पड़ेगा तुम्हारे मूड को मम्मी, वहाँ पापा बेचारे खाना खाना करते रह जाते थे, पर तुम किचन में जाती ही नहीं थी। वहाँ खाना तो पापा ही बनाते हैं। वैसे इस बाउल में और क्या सरप्राइज रखा है मम्मा तुमने? ज्यादा ना अपनी नथुने मत फुला, इसमें मामा जी और नाना जी के लिए मैगी है। अब रात में वो लोग आएंगे तो फिर से मैगी थोड़ी ना बनाऊंगी। तभी निया पीछे से आती है, उस बॉल को उठाती है और भाग खड़ी होती है। फिर से बना लेना मम्मी। अपनी माँ के जाने पर निया की तो बल्ले बल्ले हो रखी थी। मैगी, चिप्स, वेफर सब कुछ उसके लिए अवेलेबल था। रात को विवेक और सुभाष दुकान से वापस लौटते हैं। भाभी तो वैसे भी आप लोगों को तोरी और टिंडे ही खिलाती है, न बाहर खाने देती है, न बाहर से कुछ आने देती है। तो मैं क्या कह रही थी, मतलब मैंने फाइनल कर लिया है कि आज हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे। चलो फिर हम भी कपड़े बदल लेते हैं। पूरा परिवार एक साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। देखो भैया, चाइनीज जो भी आइटम हो, चाउमीन, पास्ता, मंचूरियन सब ले आओ, और सिजलर हो तो वो भी ले आओ। दाल चावल रोटी का तो इस टेबल पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। मेरी मम्मी हम सबको वही खिलाती आई है। वैसे यहाँ मैगी की वैरायटीज भी अवेलेबल है क्या? यस मैम, वी हैव मंचूरियन मैगी, चीज मैगी, कॉर्न मैगी, वेजिटेबल मैगी। अब बोलिए कौन सी मैगी लानी है? सारी मैगी एक एक प्लेट, और जो ऑर्डर किया है मेरी सिस्टर ने वो सब ले आओ। रात के 10 बजे पूरा परिवार रेस्टोरेंट से घर पहुंचता है। एक साथ बैठकर टीवी देखता है। तभी महर कहती है, नानी कुल्फी खाओगी? पर पैसे लगेंगे। सिर्फ नानी के लिए क्यों, कुल्फी आएगी तो फिर सभी खाएंगे। महर प्रिंकिट करती है। सभी कुल्फी खाकर इस दिन का अच्छे से एंड करते हैं। अगली सुबह, नाश्ते में कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं बेटा, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हल्की फुल्की सी कोई एक सब्जी बना ले, साथ में रोटी खा ली जाएगी। क्या पापा, आप एक तरफ तो सभी भाभी के हाथ के खाने से तौबा करते हैं, और दूसरी तरफ भाभी नहीं है, यहाँ मैं हूँ, तब भी सिंपल खाने की बात करते हैं। 15 दिन की तो आजादी है, क्यों खाना है वही रोजमर्रा वाला खाना? बच्चे जाओ 20 कचौरियां मंगल की दुकान से ले आओ, और हाँ तीखी वाली चटनी, मीठी चटनी सब लाना, और सब्जी बची होगी तो सब्जी भी ले आना। फिर क्या है ना मम्मी, उस सब्जी को बाद में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और हर रोज सुशीला निवास की खाने का पैटर्न यही हो जाता है। सुबह मंगल के यहाँ की कचौरियां, दोपहर में ढाबे की बिरयानी और रात को रेस्टोरेंट में खाना। इसी तरह 4 दिन निकलते हैं कि सभी के मुंह का स्वाद जरा इस चटपटे खाने से खींचा खींचा सा लगने लगता है। मेरा फोन लेकर आ तो बेटा, मैं जरा बिरयानी ऑर्डर कर दूं। अरे नहीं बेटा, हर रोज वही बिरयानी मन नहीं कर रहा मेरा। सुबह नाश्ते में कचौरी खा ली थी, इतना भारी भारी हर वक्त अच्छा नहीं लगता बेटा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ, मैं भी सोच रही थी मैं मैगी बनाकर खा लेती हूँ। सलाद वाली मैगी कैसी रहेगी कच्ची सब्जियों के साथ? वही बना ले बेटा, वही खा ली जाएगी। दोपहर में आज फिर एक नई वैरायटी की मैगी बनती है। रात को, मैं नहीं जा रहा रेस्टोरेंट, वही खाना वही सब कुछ, तुम घर पर कुछ बना लो ना दीदी। तेरे जीजा को मैंने आज तक बनाकर नहीं खिलाया और तू मुझे बोल रहा है? मम्मी ने तुझे रोटी बनाना सिखाया था ना, तू रोटी बना ले, साथ में कुछ देखते हैं। साथ में मैगी की सब्जी बन जाएगी। मैगी के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, उसे ग्रेवी में डाल देंगे और उस तरह की सब्जी तैयार हो जाएगी। हम कर लेंगे मामू। तो क्या कहती हो मम्मा, बना ली जाए? वैसे भी अब होम साइंस में इतना तो सीखा ही मैंने।
मैगी की ही बनती है सब्जी और टेढ़े मेढ़े पराठे बनाकर लाता है विवेक। आज सब डिनर इसी का करते हैं रात को। बहू का खाना पेट को बड़ा आराम देता था। मतलब पहले ये बात समझ में नहीं आई, पर अभी जब 4-5 दिन से बाहर का खा रहा हूँ तब समझ में आ रही है। सही कह रहे हैं आप। बाहर के खाने को शायद इसीलिए बाहर का कहा जाता होगा, क्योंकि उसे बाहर ही रखना चाहिए। घर का खाना जरा ज्यादा सिंपल हो तो पेट को भी आराम मिलता है और जुबान को भी। बहू को तो आने में अभी पूरे 11 दिन बाकी है। शीला तो बनाकर कुछ खिलाने वाली नहीं। आप कल सुबह नाश्ता बना लीजिए ना। गुड नाइट। अगले सुबह पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था और एक दूसरे का मुंह देख रहा था। मैं साफ साफ कह देता हूँ विवेक, जब तक तू कॉलेज स्कूल जा रहा था तब तक खाना मैंने बनाया। अब मैं खाना नहीं बनाने वाला तो नहीं बनाने वाला। तो मम्मी को तो सिर्फ रोटी आती है पापा, जो उन्होंने मुझे सिखाई है, तो बाकी चीजें कैसे बनेगी? अजीब बात है, इस घर में खाना बनाना किसी को आता ही नहीं। पर सभी मेरी जिया के बनाए खाने में कितनी बुराइयां निकालते थे। अब सोचो मम्मी कैसा लगता होगा जिया को जब पड़ोसियों के सामने तुम उसके घिया तोरी की बुराई करती थी, जब तुम दीदी के सामने उसके खाने की इंसल्ट करती थी। इसके बाद भी जिया तुम्हारे लिए आलू मसाला मैगी बनाकर गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा है पापा कि मुझे नानी के घर चले जाना चाहिए था मम्मी के साथ। निया ये कहती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। प्रेम जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर होती है उसकी मामी। मामू, नानी, मम्मी, मामी आ गई, अब खाना मिलेगा। पूरा परिवार भागता हुआ जिया के पास जाता है। अरे कैसी है बेटा, तेरे बिना ना ये घर बिल्कुल सुना हो गया था। और तेरी सास जो तेरे खाने की बुराई करती रहती ना, उसके लिए मैं तुझसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और मैं भी माफी मांगती हूँ मम्मी। दुनिया भर की मैगी की स्टाइल ट्राई कर लिए, मैंने कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ चीजें जैसे सिंपल सादी होती ना वैसी अच्छी लगती है। आप सब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जिया किचन में जाती है, आलू की सिंपल सी तरी की सब्जी बनाती है, साथ में भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता, पराठे और बिना कोई छेड़छाड़ वाली सिंपल मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। इसे कहते हैं असली खाना। मेरे तो फूड पाइप में भी जान आ गई सच में जिया। दुनिया भर की मैगी की स्टाइल ट्राई कर ली थी मामी जी, पर ये जो सिंपल मैगी में फ्लेवर आ रहा है ना, लगता है ज्यादा चीजों को ऐड करके हम कभी कभी किसी चीज की एसेंस को ही खत्म कर देते हैं। खाना तो आप नहीं बनाती हो मम्मी, पर ये सिंपल मैगी तो घर पर बनाकर खिला दोगी ना। सुबह का समय है। सावित्री देवी की घर में पंडित जी पंचांग देख रहे हैं। सावित्री जी, आपकी बेटी पायल के लिए एक बहुत अच्छा और संपन्न रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही काबिल है और खानदान की तो शहर में बड़ी ही साख है। पंडित जी, मेरी पायल कोई साधारण लड़की नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इतनी गोरी और नाजुक है मेरी बेटी, उसके लिए तो मुझे कोई राजकुमार जैसा लड़का ही चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अहरे गहरे घर में करके उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। माँ जी, रंग से क्या होता है? इंसान का स्वभाव और घर के संस्कार ज्यादा मायने रखते हैं। पायल के लिए जो भी लड़का हो, बस उसे खुश रखे और उसका सम्मान करे। तुम अपनी नसीहत ना अपने पास ही रखो बहू, तुम्हारा काम बस रसोई तक ही सीमित है। मेरी पायल की किस्मत तुम जैसी नहीं है, उसे तो दुनिया की हर चमक धमक मिलेगी। तभी तो कह रहा हूँ सावित्री जी, शहर का सबसे बड़ा खानदान है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, पैसा इतना है कि आपकी बेटी राज करेगी। बस आप एक बार हाँ कह दीजिए। पायल सीढ़ियों से उतरती हुई आती है। उसने अपनी तारीफ सुन ली है। मम्मी, अगर लड़का अमीर है और खानदान बड़ा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी मुझे छोटे घर और छोटी सोच वाले लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। सुना पंडित जी, मेरी बेटी भी तैयार है, बस अब आप बात आगे बढ़ाइए। मुझे बस अपनी बेटी के चेहरे जैसी ही खूबसूरत जिंदगी चाहिए उसके लिए। पायल की शादी की बात आगे बढ़ती है और कुछ ही दिनों में शादी धूमधाम से हो चुकी है। पायल दुल्हन के जोड़े में सजी हुई घर की दहलीज पर खड़ी है। पायल जैसे ही कलश गिराकर अंदर कदम रखती है, उसकी नजर सामने खड़े परिवार पर पड़ती है। ये सब क्या है? ये लोग इतने सांवले और काले क्यों हैं? क्या मैं सही घर में आई हूँ या रास्ता भटक गई हूँ? आओ बहू, तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक आ गई है।
तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो, नजर ना लगे मेरी प्यारी बहू को। पायल तुम थक गई होगी, चलो अंदर बैठते हैं। यह सब तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप बस मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, शायद सफर की थकान की वजह से है। भाभी, आप कितनी सुंदर है। आपकी स्किन तो बिल्कुल मखमली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हाँ, सुंदरता तो भगवान की देन है जो हर किसी के पास नहीं होती। वैसे यहाँ गर्मी बहुत है, क्या इस घर में एयर कंडीशनर ठीक से काम नहीं करते? मशीनें तो सब ठीक है छोटी बहू, बस दिल का तापमान थोड़ा संभालना पड़ता है। माँ, बहू को आराम करने दीजिए। रात का समय है। पायल आईने के सामने खड़ी अपना गहना उतार रही है। आदित्य कमरे में आता है। पायल, मुझे पता है कि नए घर में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यकीन मानो यहाँ सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। मम्मी ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, पर ये नहीं बताया कि हकीकत क्या होगी। मैंने सोचा था मेरा पति किसी हीरो जैसा होगा, पर यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। उल्टा मतलब? क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया या मुझसे कोई शिकायत है? अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। दिखता नहीं आपको? मेरा रंग देखिए और अपना रंग देखिए। क्या हम साथ में अच्छे लगते हैं? लोग जब हमें साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या यही मेरा नसीब था? पायल, रंग तो कुदरत की देन है, इसमें मेरा या तुम्हारा क्या बस है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इंसान की कीमत उसके चमड़ी के रंग से होती है? बहस मत कीजिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे अकेला रहना है। आज के बाद कृपया मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। अगले दिन सुबह पायल तैयार होकर अपनी सास के पास आती है तो सुमित्रा देवी पायल से कहती है बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाकर सबका मुंह मीठा कराओ। ये लो शगुन के पैसे। हमारे घर की रीत है कि लक्ष्मी के हाथ का पहला खाना कीमती होता है। ठीक है माँ जी, मैं कुछ बना देती हूँ, पर मुझे रसोई में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं। मेरी त्वचा धुएं और गर्मी से खराब हो जाती है, मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पायल रसोई में जाकर खाना बनाती है। तभी माया रसोई में गाते हुए आती है और पायल के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करती है। भाभी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, हम दोनों मिलकर हलवा बनाएंगे। आप बस बताइए क्या करना है, मैं सब कुछ फटाफट कर दूंगी। थोड़ा दूर रहो माया, मेरा मेकअप और कपड़े खराब हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे अपना काम अकेले करना ही पसंद है। आप जाकर बाहर बैठिए। सुमित्रा वहां आकर, पायल, माया तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, वो तुम्हारी ननद है। प्यार अपनी जगह है और सफाई अपनी जगह। मुझे अनहाइजीनिक चीजें पसंद नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, मैं जैसे तैसे ये रस्म पूरी कर लूंगी। सुमित्रा देवी चुपचाप माया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। पूरा परिवार तैयार होकर खड़ा है। सुमित्रा देवी ने सुंदर साड़ी पहनी है। बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? हमें कुल देवी के मंदिर जाना है, पूरे खानदान को अपनी नई बहू दिखानी है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं आप लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे घर पर ही रहना है। मंदिर में बहुत भीड़ होगी और मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों से सख्त नफरत है। पायल, ये सिर्फ मंदिर जाने की बात नहीं है, ये हमारे परिवार की परंपरा है। सब लोग वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज जिद मत करो और चलो। लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि हम साथ में कैसे लगेंगे? सब मुझे देखकर हंसेंगे कि इतनी सुंदर लड़की और इसके साथ ही ये लोग। पायल, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम मेरे परिवार का अपमान कर रही हो। सिर्फ गोरा होना नहीं काफी होता, इंसान का दिल भी साफ होना चाहिए। सच्चाई कड़वी लगती है ना, पर सच तो यही है कि मुझे आप सबके साथ चलने में शर्म आती है। मैं अपनी इमेज खराब नहीं कर सकती। आप लोग जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पायल अंदर चली जाती है और सुमित्रा देवी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। विशाल और माया एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में घर पर कुछ मेहमान आए हैं। सुमित्रा अपनी बहू के कमरे में आकर, बहू, जरा सबके लिए चाय और नाश्ता ले आओ, बाहर मेहमान आए हुए हैं। सब लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा मुस्कुरा कर मिलना। थोड़ी देर बाद पायल ट्रे लेकर आती है
और बिना किसी की तरफ देखे मेज पर रख देती है। अरे वाह बहू तो वाकई बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है बेटा। यहाँ आओ बेटा, हमारे पास बैठो, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। नहीं, मुझे अभी पार्लर जाना है और बहुत सारे काम हैं। नमस्ते, उम्मीद है आप लोगों को चाय पसंद आएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम आई हो, थोड़ी बातें तो करो। सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और नखरे वाली लगती है। मम्मी ने कहा था बहुत अमीर घर है, पर ये नहीं बताया था कि यहाँ हर वक्त ऐसे ही लोग भरे रहेंगे। इस काले सांवले परिवार के साथ एक पल काटना भी सजा जैसा लग रहा है। पायल चली जाती है। सुमित्रा देवी चाय का घूंट भरती है और उनके गले से नीचे कुछ उतर नहीं रहा। उनकी आंखें डबडबाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल आदित्य के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। पायल ढेर सारी शॉपिंग कर रही है और आदित्य थैले उठा रहा है। तभी सामने से पायल की 3 पुरानी सहेलियां आती दिखाई देती है। अरे पायल, तो यहाँ शादी के बाद तो बिल्कुल गायब हो गई है। सुना है बहुत बड़े घर में शादी हुई है। तेरा पति कहाँ है? ओह हाय, हाँ बस थोड़ा बिजी थी, शॉपिंग करने आई थी। घर तो बहुत बड़ा है, तुम लोग कभी आओ तो दिखाऊंगी। अरे ये कौन है? ये तेरे साथ सामान लेकर जो खड़े हैं, इन्होंने तो बहुत सारे बैग्स पकड़े हैं। क्या ये तेरा पति है? नहीं नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ये तो हमारे नए ड्राइवर हैं। मेरे पति तो ऑफिस की मीटिंग में बिजी हैं, उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया था। आदित्य के हाथ से एक बैग गिर जाता है और वो जम सा जाता है। अच्छा, हमें लगा शायद यही है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना और हमें अपनी शादी की फोटोज जरूर भेजना। सहेलियां चली जाती हैं। आदित्य झुककर बैग उठाता है। उसकी आंखों में अपमान की आग और दुख है। ड्राइवर, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा दिखता हूँ कि तुमने मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया? इतना गिर जाओगी तुम अपनी खूबसूरती के घमंड में, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो क्या करती मैं? उन्हें बताती कि ये मेरे पति हैं, वो मेरा मजाक उड़ाती। मेरी सहेलियां बहुत हाई फाई हैं, वो इस रंग रूप को स्वीकार नहीं कर पाती। तुम्हारी खूबसूरती ने तुम्हारा दिल पत्थर का बना दिया है पायल। आज तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उस प्यार का भी अपमान किया है जो मैंने खुद तुम्हें देना चाहा। आदित्य मॉल से बाहर निकल जाता है। पायल वहीं खड़ी रह जाती है। इधर राधा फोन पर बात करती है। फोन रखने के बाद सावित्री राधा से, बहू पायल का फोन आया था क्या? क्या कह रही थी कि वो बहुत खुश है, उसका ससुराल कितना शानदार है, मेरी बेटी वाकई राज कर रही है। माँ जी, पायल खुश नहीं है और शायद वो वहाँ किसी को खुश रहने भी नहीं दे रही है। मुझे सुमित्रा जी का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। पायल का व्यवहार बहुत खराब है। जरूर उन लोगों ने ही कुछ किया होगा, मेरी बेटी तो भोली है, रंग दबा हुआ है उन लोगों का, तो शायद हीन भावना में आकर उसे परेशान कर रहे होंगे। नहीं माँ जी, परेशानी रंग में नहीं, पायल की सोच में है। अगर हमने उसे वक्त रहते नहीं समझाया तो उसका घर उजड़ सकता है। तुम बस जलती रहो उससे, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा घर नहीं मिला। मेरी बेटी को किसी की सीख की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी। मुझे कुछ करना होगा, वरना पायल की खूबसूरती ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। मुझे उसे आईना दिखाना ही होगा ताकि वो इंसानों की कद्र करना सीखे। कुछ दिनों के बाद घर में उत्सव का माहौल है, लेकिन पायल के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। आदित्य पायल से, पायल आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है, कम से कम आज तो खुश हो जाओ। माँ ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनारसी साड़ी मंगवाई है, उसे पहन लेना। साड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो, पहनने वाले का साथ भी तो मायने रखता है। मैं इस साड़ी में तैयार होकर किसके साथ सामने जाऊं? वो सामने रिश्तेदार के सामने? तभी माया कमरे में आती है और पायल से कहती है, भाभी देखिए, मैंने आपके लिए गजरा खुद अपने हाथों से बनाया है। आप इसे बालों में लगाइए तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लगोगी, आप सब देखते रह जाएंगे। मुझे तुम्हारी इन देसी चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पेरिस का परफ्यूम है और तुम बार बार मेरे करीब मत आया करो, मुझे अपनी स्किन की फिक्र होती है। सुमित्रा देवी दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा ने अपने घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है और जानबूझकर पायल के ससुराल वालों को भी आमंत्रित कर दिया है, लेकिन पायल अकेले ही वहां पहुंच जाती है। भाभी मैं आ गई हूँ, मम्मी देखिए मैं आज कितनी ज्यादा चमक रही हूँ, बाकी सब लोग बहुत बिजी थे इसलिए मैं अकेली ही आ गई हूँ। अच्छा हुआ ना? अरे अकेले क्यों आई हो? मैंने तो आदित्य और माँ जी को भी विशेष तौर पर बुलाया था,
एक परिवार के बिना फंक्शन का मजा कैसे आएगा? भाभी वो सब थोड़े बीमार थे और आदित्य को ऑफिस में बहुत काम था। वैसे भी वो यहाँ आकर बोर हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ। तभी दरवाजे पर आदित्य, सुमित्रा देवी और माया प्रवेश करते हैं। राधा ने उन्हें खुद फोन करके बुलाया था। आइए माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरा मान रखने जरूर आएंगे। पायल तो कह रही थी कि आप सबकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप तो भले चंगे दिख रहे हैं। पायल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। पायल अपनी माँ सावित्री देवी को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाती है, मम्मी आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी सारी सहेलियां और रिश्तेदार यहाँ आए हैं। अब वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरा ससुराल ऐसा है, मेरी नाक कट जाएगी। बेटा मैंने नहीं, ये सब तेरी भाभी राधा की कारस्तानी है, उसी ने सबको न्योता दिया है। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले, बस ज्यादा इनके साथ खड़ी मत होना। राधा पास आकर जानबूझकर तेज आवाज में कहती है, पायल तुम अपनी सास के पास जाकर क्यों नहीं बैठती? देखो वो कितनी अकेली लग रही हैं। जाओ सबके सामने उनका परिचय तो कराओ, सबको पता चले कि तुम्हारी सास कितनी दयालु है। आप अपना काम कीजिए और मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं। आप मेहमानों को देखिए। पायल उस रात घर नहीं गई और मायके में ही रुक गई। राधा ने अपनी सहेली नेहा को घर बुलाया है। पायल कैसी है तू? कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तू मेरी बचपन की सहेली है और मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती। तू तो शादी के बाद और भी ज्यादा सुंदर हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। नेहा तू यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू आई है। भाभी देखिए, ये मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है, हम साथ में स्कूल जाते थे। नेहा पर बचपन में एसिड अटैक हुआ था, जिसकी वजह से आज तक उसका चेहरा खराब है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली और ऊंचे पद पर काम करती है। अच्छा तो ये है तुम्हारी दोस्त, ठीक है बैठो तुम लोग, मैं काम में बिजी हूँ। नेहा अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद ले लेना, रसोई उस तरफ है। भाभी आप ही कैसी बातें कर रही हो? नेहा मेहमान है, आप उसे पानी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जाइए उसके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता और ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। पायल मुझे फालतू लोगों के लिए समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। जिसका रंग ऐसा हो उसके लिए मेहनत करने का क्या फायदा? वो तो वैसे ही दिखेगी ना। पायल गुस्से में राधा के कमरे में घुसती है। राधा शांत होकर किताब पढ़ रही है। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई नेहा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आप उसके रंग का मजाक उड़ा रही हैं। क्यों पायल, तुम्हें बुरा लगा? पर नेहा का रंग तो सांवला है ना। तुमने तो हमेशा यही कहा है कि सांवले लोग अच्छे नहीं होते और उनके साथ रहना शर्म की बात है। वो मेरी दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो दिल की बहुत नेक है, रंग से क्या लेना देना। उसने हमेशा मेरे साथ दिया है, वो बहुत बुद्धिमान है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी पायल। तुम नेहा को बचपन से जानती हो, इसलिए उसका दिल रख रही हो, लेकिन तुमने अपने ससुराल वालों को कभी जानने की कोशिश की ही नहीं है, बस उनका चेहरा देखा। भाभी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लगा था कि खूबसूरती ही सबसे बड़ी जीत होती है। पर आप यहाँ क्या कहना चाहती हैं? पायल रंग तो ढल जाता है, पर जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े होते हैं वही असली धन है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें पलकों पर बिठाते हैं, पर तुमने उन्हें सिर्फ उनके रंग से तोला। पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने ससुराल लौट आती है। वो देखती है कि आदित्य अपना बैग पैक कर रहा है। आदित्य ये सब क्या है? आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर दीजिए, पर प्लीज ऐसे बैग मत पैक करिए। पायल मैंने फैसला किया है कि तुम्हें इस ड्राइवर के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो अपनी उस खूबसूरत दुनिया में वापस जाने के लिए जहाँ सिर्फ गोरे लोग रहते हैं। आदित्य प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने बाहरी चमक धमक के चक्कर में उस हीरे को नहीं देखा जो मेरे सामने खड़ा था। पायल तुमने मेरा दिल तोड़ा, पर उससे ज्यादा तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, पर तुमने उन्हें सिर्फ एक सांवली औरत समझा। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित करूंगी कि अब मेरे लिए रंग नहीं आपका प्यार मायने रखता है। बाहर हॉल में आकर पायल सुमित्रा देवी के पैरों में गिर जाती है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं घमंड के अंधेरे में इतनी अंधी हो गई थी कि रिश्तों की रोशनी नहीं देख पाई। मैंने आप सबका बहुत अपमान किया है, मैं सजा के लायक हूँ, पर मुझे घर से मत निकालिए।
पगली बहू। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? बस उन्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। हमें तुम्हारे गोरे रंग से नहीं, तुम्हारी खुशी से मतलब था। और आज तुम वाकई ही बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी, तो अब क्या है? भाभी, तो अब क्या मैं आपका मेकअप खराब कर सकती हूँ, या अभी भी मुझे आपसे 2 गज की दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी? नहीं माया, अब से हम साथ में शॉपिंग जाएंगे और साथ में मंदिर भी। अब मुझे किसी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा परिवार है। कुछ महीने बाद घर में खुशी का माहौल है। राधा और सावित्री देवी वहां आई हुई हैं। बहू, तूने तो मेरी बेटी को बिल्कुल बदल दिया। मुझे तो डर था कि इसका घर ना टूट जाए। आज ये कितनी खुश है, और सच कहूं तो इसके चेहरे पर अब असली नूर दिख रहा है। माँ जी, असली खूबसूरती चेहरे के क्रीम पाउडर से नहीं, बल्कि मन की सादगी से होती है। पायल ने आज अपनी आत्मा को सुंदर बना लिया है, और यही एक सफल परिवार की नींव है। आदित्य पायल के पास आता है और उनके कान में कुछ कहता है। पायल खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अब मुझे कोई गोरी ननद कहे या काले ससुराल की बहू, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल और व्यवहार से होती है, और मैंने अपना दिल पा लिया है। सारा परिवार एक साथ मिलकर हंसता है। कैमरा पीछे हटता है और घर की नेम प्लेट सुख शांति निवास पर फोकस करता है।